लोग क्या कर रहे थे कि एक सीरीज चालू किए थे। हम लोग एक सीरीज चालू किए थे जिसमें हम लोग ये कर रहे थे कि हर क्रॉप का हमें कितना है 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हर क्रॉप का हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो उसी की कड़ी में यानी उसी की सीरीज में अब हम लोग सबसे पहले हम लोग किस क्रॉप का सॉल्व किए हैं, वीट की। ठीक है, वीट के 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। 3 पार्ट में ये वीडियो है, यानी पार्ट 1, 2 और 3। 3 पार्ट में वीट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं, उसको अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको देखिए। ठीक है, अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो राइस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, राइस के हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगला क्रॉप शुरू करेंगे और बहुत जल्द ही मैं हर क्रॉप का थ्योरेटिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, थियरी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्लास चलने वाली है, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए इसमें कि देखिए पहला क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कि क्या है कि जो राइस है, ठीक है, इसका क्या है बॉटनिकल नेम पूछ रहा है कि बॉटनिकल नेम क्या है। तो देखिए सबको पता है, यानी जितने लोग तैयारी करते हैं ज़रूर पता ही रहता है, इसका क्या नाम है, ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इसका बॉटनिकल नेम है राइस का। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो गलत भी हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि राइस की यानी धान की फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली को हम लोग ग्रैमिनी कहते हैं या पोएसी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं ग्रैमिनी हम बोल रहे हैं, ठीक है, या पोएसी बोल रहे हैं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं, बस ग्रैमिनी जो है ओल्ड नेम है। ठीक है, और पोएसी जो है न्यू नेम है। ठीक है, ग्रैमिनी का ही जो नया नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोएसी, यानी ग्रैमिनी क्या है, ओल्ड नेम है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत हाई लेवल की चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कई चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो बेसिक हमें एकदम अच्छे से क्लियर रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जो धान है, ठीक है, यानी जो राइस है या पैडी है, ठीक है, उसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र की संख्या या क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 2n बराबर 24 होता है, यानी राइस में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 24। ठीक है, 24। देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर दें, ठीक है, इधर उधर कर दें, यानी अगर हम 42 कर दें, ठीक है, 24 को हम लोग 42 कर दें, तो यह क्रोमोजोम नंबर किसका था, वीट का था। ठीक है, समझ गए, तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व में धान की कृषि योग्य मुख्य रूप से कितनी प्रजातियां हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि धान की कितनी कल्टीवेटेड प्रजातियां हैं। तो देखिए धान की टोटल कितनी है, 24 प्रजातियां हैं। ठीक है, यानी 24 स्पीसीज है धान की। ठीक है, इसमें से क्या है कि 2 ही कल्टीवेटेड हैं, 2 ही क्या है, कल्टीवेटेड हैं। तो कितनी कल्टीवेटेड हो गई, 2। समझ गए, दो धान की 2 ही प्रजातियां ऐसी हैं जो कल्टीवेटेड हैं, बाकी 22 ऐसी हैं जो नॉन कल्टीवेटेड हैं। ठीक है, तो 2 कल्टीवेटेड हैं। इन दोनों में से कौन है, एक है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा एक कल्टीवेटेड है। ठीक है, ओराइजा सटाइवा, और एक है ओराइजा ग्लैबर रीमा, ग्लैबर रीमा। ठीक है, ये 2 यानी ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लैबरियमा 2 ऐसी प्रजातियां हैं यानी स्पीसीज हैं जो कि कल्टीवेटेड हैं। ठीक है,
तो हैं तो टोटल 24, लेकिन कल्टिवेटेड कितनी हैं? केवल 2 ही, ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है, ये जो साउथ अफ्रीका में ओराइजा जो ग्लेबेरिमा है, इस साउथ अफ्रीका में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एशियाई धान, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई धान से हम लोग क्या कहते हैं? ओराइजा सटाइवा की कौन सी उप प्रजाति भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती है? ठीक है, अब देखिए, जो इंडिका राइस है वही क्या है? इंडिया में उगाई जाएगी। जापोनिका राइस ये कहाँ पे? जापान में उगाई जाएगी। ठीक है, और जावानिका राइस ये कहाँ उगाई जाएगी? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, याद कर लीजिए, इंडोनेशिया में कौन सी प्रजाति अपनाई जाएगी? जावानिका। ठीक है, जापोनिका कहाँ पे उगाई जाएगी? जापान में। इंडिका कहाँ उगाई जाएगी? तो इंडिया में। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान का फल क्या कहलाता है? यानी जो पैडी है, ठीक है, उसके फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? उसके फ्रूट को क्या कहा जाता है? तो हमने एक चीज़ बताया था आपको, ठीक है, जब हम लोग वीट पढ़ रहे थे तभी मैं एक चीज़ आपको बता दिया था कि जैसे ग्रैमिनी फैमिली है, ठीक है, ग्रैमिनी फैमिली है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने मेंबर्स आते हैं सब के सब की फ्रूट टाइप क्या है? कैरियोप्सिस है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? राइस आता है, वीट आता है, बाजरा आता है, मेज आता है, ठीक है, ज्वार आता है, ओट्स आता है, बार्ले आता है, ठीक है, और शुगर केन आता है। तो यानी धान आता है, गेहूं आता है, ठीक है, और मक्का आता है, गन्ना आता है, जौ आता है, जई आता है, जो बाजरा आता है, ज्वार आता है। ये किस फैमिली के मेंबर्स हैं? ग्रैमिनी के। और इन सभी में जो फ्रूट टाइप पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कैरियोप्सिस। यानी कैरियोप्सिस फ्रूट टाइप किस में पाया जाएगा? वीट में भी पाया जाएगा, राइस में भी पाया जाएगा, मेज में भी पाया जाएगा, ज्वार में भी पाया जाएगा, बाजरा में भी पाया जाएगा, ओट्स में भी पाया जाएगा, बार्ली में भी पाया जाएगा, मेज में तो पाया ही जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में क्या है? पाया जाएगा जिस टाइप का फ्रूट होगा, यानी कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगला एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के पुष्पक्रम के यानी इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? देखिए, धान के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिकल। ठीक है, धान के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पेनिकल। यानी राइस के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहा जाता है? पेनिकल। ठीक है, और अगर कहीं पे ऐसे दे दिया कि ओपन पेनिकल, ओपन पेनिकल, ये किसका इन्फ्लोरेसेंस है? तो ये है शुगर केन का। शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को या तो एरो हम लोग बोलते हैं, एरो, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपन पेनिकल। तो ओपन पेनिकल किसका इन्फ्लोरेसेंस है? शुगर केन का। और पेनिकल केवल किसका इन्फ्लोरेसेंस है? तो ये है राइस या पैडी का। ठीक है, सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी समस्या आ गई थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कह रहा है धान किस प्रकार का पौधा है? तो देखिए, धान जो है C3 टाइप के प्लांट हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट हैं। ठीक है, C3 हैं और सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, C3 प्लांट और C4 प्लांट, कैम प्लांट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं मतलब फिजियोलॉजी वाला पोर्शन, प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाऊँगा
तो उसमें मैं C3 प्लांट C4 प्लांट के बारे में पूरा डिस्कस होगा। ठीक है, अभी बस यहाँ आप इतना जान लीजिए कि धान किस प्रकार का पौधा है, तो C3 टाइप का पौधा है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, जब हम लोग पॉलिनेशन जब पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो अभी केवल इतना जान लीजिए कि किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसियम, इसी में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। एंथर में ही क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ठीक है, फिर क्या है, एक संरचना होती है फीमेल फ्लावर की, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, ये ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच वाला स्टाइल होता है, ये वाला हम लोग ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओयूल होता है। ठीक है, अब कहानी क्या होता है, अब हमें समझाना चाह रहे हैं कि पॉलिनेशन कहते किसे हैं। तो देखिए, एंथर से, इसी एंथर से पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच रहा है, स्टिग्मा को, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। और यही पॉलिनेशन क्या है, यानी पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ से, एंथर से, कहाँ पे, स्टिग्मा तक, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी परागकण का परागकोश से स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, परागण कहते हैं। ठीक है, तो यही जो पॉलिनेशन है ये होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो यही आगे हम लोग पढ़ेंगे। यानी केवल आप ये जान लीजिए कि धान जो है C3 प्लांट है और सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो धान है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। कुल मिला जुला के वो धान की वर्जिन पूछ रहा है। ठीक है, धान की वर्जिन हमें पता है कि इंडो बर्मा सही है। ठीक है, इंडो बर्मा सही है, या हम लोग क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया या उसके इंडो बर्मा भी कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है, समझ में आ गया, चलिए ठीक। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुल, धान के दाने में छिलका का प्रतिशत लगभग कितना होता है। यानी जैसे धान है, ठीक है, अंदर की तरफ इस तरह से धान है, ठीक है, समझ में आ गया, अंदर क्या है, धान है, यानी राइस है। ठीक है, और ये इसका हस्क है, हस्क कहते हैं या हुल कहते हैं। ठीक है, ये है। तो कह रहा है कि धान के दाने में छिलका कितना प्रतिशत होता है, यानी ये छिलका कितना प्रतिशत होता है, तो ये 20% होता है। ठीक है, रट लीजिएगा, ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की फसल किस प्रकार की जलवायु की, देखिए धान की फसल के लिए किस प्रकार के क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो धान की खेत के लिए हमेशा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए क्या है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की फसल की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान क्या है। यानी जो राइस है, ठीक है, इसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, इसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए राइस के, मतलब प्लांट के ग्रोथ के लिए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये कह रहा है धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा यानी सॉइल। धान की खेती के लिए जो सॉइल, किस प्रकार की सॉइल की जरूरत होती है? देखिए, मटियार या चिकनी दोमट क्ले लोयम मिट्टी की आवश्यकता होती है इसकी खेती के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है धान की अच्छी पैदावार के लिए जो सॉइल है, यानी जैसे मान लीजिए आपका खेत है और आपके खेत की ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, कह रहा है इस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? धान की खेती के लिए इस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? तो 5.5 से 6.5 तक, 5.5 से 6.5 तक। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। धान के खेत में अगर जल भराव हो गया है, क्या है? वाटर लॉगिंग हो गया है, वाटर लॉगिंग अगर हो गया है, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी? तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राइस की फील्ड है, धान का जो खेत है, वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन निकलती है, रट लीजिएगा। और देखिए मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस में देखिए CO2 होता है, ठीक है, CH4 होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं और N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस होती है? सबसे पहले CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक कभी कभी पूछ लेता है कि धान की खेत से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है? मीथेन, CH4। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला कह रहा है भारत में मुख्य रूप से धान की कितनी फसलें ली जाती हैं? फसलें क्या है? कह रहा है ये 3 टाइप के सीजन्स होते हैं फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, 3 टाइप के सीजन्स होते हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए। एक हम लोग अमन कहते हैं, एक अस कहते हैं, एक बोरो कहते हैं। यानी अमन, अस और बोरो। ठीक है, ये 3 टाइप के सीजन होते हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए, यानी धान की खेती के लिए 3 प्रकार के एक सीजन इस तरह से बनाए गए हैं। ठीक है, तो वही उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है भारत में मुख्य रूप से धान की कितनी फसलें ली जाती हैं? कितने सीजन? तो यही लिख लीजिए, 3 है, 3 सही है। ठीक है, कौन कौन? अमन, अस और बोरो। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि खरीफ धान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अमन, की बुआई या रोपाई का समय क्या है? यानी देखिए क्या है, एक अमन, ठीक है, अमन, सीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ सीजन। क्या कहते हैं? खरीफ सीजन। ठीक है, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम है, सॉरी, ठीक है, हाँ, खरीफ सीजन। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विंटर राइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है वो विंटर होता है अमन वाले का। ठीक है, तो अब क्या इसमें कह रहा है? बुआई का जो समय है वो जून जुलाई सही है। ठीक है, यानी जो खरीफ धान है, या जिसे हम लोग अमन कहते हैं, ठीक है, या उसी को हम लोग विंटर राइस भी कहते हैं, तो इसकी जो बुआई का समय है वो जून जुलाई। ठीक है, विंटर राइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो किया जाता है ठंडी में, विंटर में। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो शीतकालीन धान, जिसे हम लोग बोरो कहते हैं, ठीक है, बोरो, बोरो राइस जो है, ठीक है,
इसकी कटाई कब की जाती है? इसकी कटाई देखिए मार्च अप्रैल में की जाती है, यानी इसकी हार्वेस्टिंग जो है कब की जाती है? मार्च अप्रैल में, ठीक है। और इसकी सोइंग की जाती है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। बोरो राइस की सोइंग कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में। हार्वेस्टिंग कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जो बोरो राइस होते हैं, ठीक है। इनकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। और इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई होती है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, इम्पोर्टेंट हो। अगला कह रहा अस धान की बुआई किस माह में की जाती है? अस धान की बुआई किस माह में की जाती है? तो देखिए इसकी जो बुआई है वो की जाती है मई जून में, ठीक है। इसकी बुआई कब की जाती है? मई जून में। तो जानते हैं इसकी बुआई और कटाई दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि धान की जो सीधी बुआई है, ठीक है, उसके लिए बीज दर कितना होना चाहिए? तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग कल जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।